हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 20 चैप्टर्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ख़त्म कर चुके हैं। मैं पहले आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप जाकर वो 20 लेसन्स देखें ताकि आपका बेस जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में वो स्ट्रांग हो जाए। हमने द रिवोल्ट ऑफ 1857 देखा, किस तरीके से द मीरठ म्यूटिनी जिसे हम कहते हैं played a very prominent role and paved way for the birth of nationalism। हमने देखा कि हिस्टोरियंस किस तरीके से इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को खासतौर पर 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला द मॉडरेट्स, दूसरा द एक्सट्रीमिस्ट और तीसरा गांधीयंस या लिबरल्स जिसे हम कहते हैं। तो हमने पहले 2 फेजेस कंप्लीट किए हुए हैं, आप जाकर हमारे पिछले लेसन्स देख सकते हैं। आज जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर आखिरी जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का फेज़ है जिसे हम गांधीयन फेज भी कहते हैं, जो 1920 से लेकर 1947 तक रहा है। आज हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो गांधीयन फेज शुरू होता है। हम आज इस चैप्टर में बेसिकली और ऑन वेरी इंपॉर्टेंट नोट बापू के बारे में जानेंगे। उनके चंद जो सिद्धांत थे, अहिंसा और सत्याग्रह, किस तरीके से उन्होंने इसे साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी इस्तेमाल किया, उनके पॉलिटिकल, उनके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द बर्थ ऑफ बापू। आइए जानते हैं कि बापू का बैकग्राउंड क्या था। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। जिस तरीके से हम सभी गांधी जयंती मनाते हैं, आप सभी जानते हैं, तो 2 अक्टूबर वॉज बर्थडे ऑफ बापू गांधी जी, 1869 इन पोरबंदर, गुजरात। हिज फादर नेम वॉज करमचंद गांधी एंड मदर नेम वॉज पुतलीबाई। At the age of 13, महात्मा गांधी was married to कस्तूरबा, which is an arranged marriage। तो बहुत ही छोटी उम्र में, 13 साल की उम्र में ही गांधी जी की शादी हुई थी। अभी उनकी एजुकेशन भी पूरी नहीं हुई थी, तभी उनकी शादी की गई थी, जो कि एक अरेंज्ड मैरिज थी। They had 4 sons, namely हीरालाल, मनीलाल, रामदास एंड देवदास। तो ये बापू के 4 बेटे हैं जिनके नाम हैं। She supported all the endeavors of her husband until her death in 1944। तो वो बापू के साथ हमेशा रहती थी, बापू की परछाई बनकर वो रहती थी। कस्तूरबा गांधी, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़। आप आगे के स्लाइड्स में भी देखेंगे, या फिर आपने इतिहास भी पढ़ा हो, तो एक बहुत ही क्रूशियल वुमेन थी ये, क्योंकि बापू के साथ इन्होंने साथ कभी नहीं छोड़ा। इवन टिल हर डेथ इन 1944। शी इवन अकम्पनीड हिम इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में भी जब लियो टॉल्स्टॉय फॉर्म बनाया गया था, तो बापू के साथ कस्तूरबा गांधी वहाँ पर भी रहा करती थी। तो इस तरीके से जो था ये बापू की पैदाइश हुई। बापू इन लंदन। तो प्राइमरी एजुकेशन बापू का जो है वो इंडिया में ही होता है, गुजरात में ही आसपास के वो जो छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल्स या हाई स्कूल्स है वहाँ पर उनकी पढ़ाई होती है। हालांकि शादी के बाद 1 आध साल उन्हें डिस्टर्बेंस तो हुआ, लेकिन बाद उसके वो जो है अपनी पढ़ाई ख़त्म करते हैं और हायर एजुकेशन के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए, यानी कि एक लॉयर बनने के लिए वो लंदन चले जाते हैं। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये बापू की पिक्चर है, विच इज़ टेकन वे बैक इन 1890s। तो उस वक्त की बात है। द ईयर 1888 महात्मा गांधी लेफ्ट फॉर लंदन टू स्टडी लॉ, क्योंकि उस वक्त जो था लंदन एक बहुत ही क्रूशियल और एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सिटी था। तो ज़्यादातर एजुकेशन रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे थे वो ज़्यादा लंदन में हो रहे थे। तो इस तरीके से बापू ने अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए वो लंदन चले गए। Thereafter 10 days of arrival, he joined the Inner Temple, one of the 4 London law school colleges, and studied and practiced law। तो वहाँ पर उनकी एडमिशन हो गई इनर टेम्पल में, जो कि लंदन के 4 बहुत ही प्रोमिनेंट लॉ स्कूल्स में से एक था, और इनिशियल अपनी प्रैक्टिस भी वो लंदन में ही करते थे। In London, he also joined a vegetarian society and introduced to Bhagavad Gita by some of his vegetarian friends। तो देखिए, बचपन में नहीं, जवानी में जो है बापू को एक फ्रेंड के द्वारा भगवत गीता इंट्रोड्यूस की जाती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलीजन उनकी ज़िंदगी में आ रहा है। यही एक वजह थी कि जहाँ पर बापू जो है अपने इनर सेल्फ को हील करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं बापू अपने अंतर्यामी से बात करने की कोशिश करते हैं। वो इस्लाम को पढ़ते हैं, क्रिश्चियनिटी को पढ़ते हैं, जैनिज़्म को पढ़ते हैं, कि कहीं ना कहीं रिलीजन में जो है वो इंसानी दुख और दर्दों का, उस सवालों के जवाब ढूंढने की वो कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं वेजिटेरियनिज़म भी यहीं पर इनकी ज़िंदगी में आता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बापू अहिंसावादी थे और वो वेजिटेरियन थे। लेटर भगवद गीता सेट एन इम्प्रेशन एंड इन्फ्लुएंस्ड हिज लाइफ। बिल्कुल इनके आगे के जितने भी एंडिवर्स थे उसमें कहीं ना कहीं भगवद गीता, कुरान और बाइबल जैसे प्रोमिनेंट स्क्रिप्चर्स जो थे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। महात्मा गांधी एट साउथ अफ्रीका। तो लंदन में अपनी इनिशियल पढ़ाई और प्रैक्टिस के बाद बापू कोच करते हैं साउथ अफ्रीका को, यानी कि साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। इनमें 1893 ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू वर्क एज अ लॉयर। वहाँ पर स्कोप था तो वहाँ पर चले गए थे बापू। साउथ अफ्रीका में भी, वहाँ पर साउथ अफ्रीका भी जो थी वो एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की उस वक्त।
There, he had first-hand experience of racial discrimination when he was thrown out of a first-class apartment of the train despite holding the first-class ticket because it was reserved for white people only and no Indian or black was allowed to travel in the first class. तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बापू पहली बार देख रहे थे। लंदन में पूरे वाइट्स थे, लेकिन दरअसल लंदन में उस वक्त रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इतना हुआ नहीं करता था क्योंकि सभी वाइट्स हुआ करते थे। ब्लैक्स या ब्राउन्स बहुत ही कम तादाद में देखे जाते थे, लेकिन जो कि बापू लॉयर थे तो उनकी इज्जत वहाँ पर अच्छी होती थी। लेकिन जब साउथ अफ्रीका जैसे एक उस वक्त के जो अनडेवलप्ड कंट्री की बात हम करते हैं तो वहाँ पर बापू पहली बार देखते हैं कि किस तरीके से रेसिज्म जो है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद भी उन्हें ट्रेन से निकाला जाता है जस्ट फॉर अ सिली रीज़न कि ही वॉज ब्राउन एंड ही वॉज नॉट वाइट। This incident had a serious effect on him and he decided to protest against racial discrimination. तो सबसे पहली जंग अगर कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म और रेसिज्म के ख़िलाफ़ बापू शुरू करते हैं तो वो साउथ अफ्रीका में शुरू करते हैं। उस स्टेशन का नाम दरअसल पिट्समारीबर्ग है, जो कि साउथ अफ्रीका में है। He further observed that this type of incident was quite common against his fellow Indians who were derogatorily referred to as coolies. तो हिंदुस्तानियों की जो अपने फेलो लिविंग बींग्स या फिर जो अपने कॉमन फेलोज थे इंडियंस, तो बापू को उनकी दुस्थिति समझ में आ रही थी और उन्हें पता चल रहा था कि ब्रिटिश जो है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रही है और गलत फ़ायदा उठा रही है हिंदुस्तानियों का। ऑन 22 मई 1894 गांधी एस्टैब्लिश्ड द नेटल इंडियन कांग्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। नेटल इंडियन कांग्रेस जो कि वहाँ पर बापू ने एस्टैब्लिश की थी। एंड वर्कड हार्ड टू इम्प्रूव द राइट्स ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। तो वहाँ पर जो है उन्होंने एक पार्टी रखी, नेटल इंडियन कांग्रेस, जो कि एडवोकेट करता था इंडियन राइट्स को साउथ अफ्रीका में। जो कि माइग्रेंट्स थे, इंडियंस वहाँ पर जाकर बसे हुए थे, तो उनके लिए जो है वो बात किया करते थे। इन अ शॉर्ट पीरियड गांधी बिकेम अ लीडर ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन साउथ अफ्रीका। बिल्कुल, गांधी जी वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय तिरुकुरल। दरअसल तिरुकुरल एक एंशियंट तमिल एपिक है, एक एंशियंट बुक है। जिस तरीके से हम हिंदुइज्म में भागवत गीता को एक बहुत ही रिलीजियस स्क्रिप्चर, एक बहुत ही सेक्रेट स्क्रिप्चर मानते हैं, तो तमिलियंस या द्रविडियन कमिटी जो है वो तिरुकुरल को बहुत ही सेक्रेट मानती है। तो गांधी जी का इन्फ्लुएंस भी बहुत था उस तिरुकुरल की वजह से। He was influenced by the idea of satyagraha, that is devotion of truth, and in 1906 implemented non-violent protest. तो अभी बापू साउथ अफ्रीका में ही है, वो अभी इंडिया नहीं आए, तो वहाँ पर ही उन्होंने पहली बार अपनी एक जो फिनोमिनल फिलॉसफी थी सत्याग्रह, उसका उन्होंने उपयोग किया, जिसका मतलब था डिवोशन ऑफ ट्रूथ, यानी कि सत्य जो है, ट्रूथ जो है, वो अपना डिवोशन देगा, यानी कि वो आपको सही रास्ता बताएगा, आपको उस मार्ग पर ही चलना है, किसी दूसरे राह पर नहीं चलना है। हम आगे के स्लाइड्स में और आगे के लेसन्स में सत्याग्रह और अहिंसा के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। He returned to India in 1915 after spending 21 years of his life in South Africa, and no doubt there he fought for civil rights, and at this time he was transformed into a new person. तो एक छोटी सी बात मैं आपकी मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहता हूँ। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि बापू जो है वो यहाँ पर आकर एक हीरो बने 1920s में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करने के बाद, लेकिन सच्चाई ये थी कि दरअसल हमने एक हीरो को ही इंपोर्ट किया था, क्योंकि बापू जो थे या महात्मा गांधी जो थे वो ऑलरेडी एक वेल नोन्ड पर्सन थे दुनिया भर में, क्योंकि वो सिविल राइट मूवमेंट्स चला चुके थे साउथ अफ्रीका में, उनकी छाप ऑलरेडी पूरी दुनिया में पड़ चुकी थी। दरअसल वो गोपाल कृष्ण गोखले थे जिनकी एडवाइस से या फिर जिनके रिक्वेस्ट पर बापू जो है साउथ अफ्रीका छोड़कर हिंदुस्तान आए थे, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि आप तो हिंदुस्तानियों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में, हिंदुस्तान में खुद हिंदुस्तानियों की स्थान जो है वो बहुत ही कम हो चुकी है ब्रिटिशों के आगे, बहुत ही बुरे दिन हम देख रहे हैं। तो बापू चाहिए कि आप यहाँ पर आएँ, गांधी चाहिए कि आप यहाँ पर आएँ, हमारी मदद करें। तो इट वाज ऑन द एडवाइस एंड रिक्वेस्ट ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले दैट एन इंटरनेशनल हीरो, बापू जो कि ऑलरेडी थे, ही कम्स इन इंडिया। तो एक छोटा सा मिसकंसेप्शन आप ज़्यादातर लोगों में से होता है। अहिंसा एंड सत्याग्रह, आइए जानते हैं कि ये यूनिक कॉन्सेप्ट्स थे क्या। गांधीज फिलोसफी एंड हिज आइडियोलॉजीज ऑफ सत्य, ट्रूथ एंड अहिंसा, नॉन वायलेंस वर इन्फ्लुएंस्ड बाय भगवद गीता एंड द हिंदू बिलीफ्स, द जैन रिलीजन एंड द पैसिफिस्ट क्रिश्चियन टीचिंग्स ऑफ लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय एक बहुत बड़े रशियन राइटर थे, उस वक्त बहुत ही इन्फ्लुएंस उनका हुआ करता था, तो बापू को कहीं ना कहीं उन्होंने इन्फ्लुएंस किया।
जैसे कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि भगवत गीता का भी एक बहुत ही बड़ा प्रोमिनेंस था बापू का। अलग अलग रिलीजन, जैन रिलीजन से भी बापू ने अपना अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, कि किसी को भी हर्ट ना करें। आपने वो बहुत ही फेमस स्टेटमेंट सुनी होगी बापू की तरफ से कि अगर कोई ईंट से मारे तो उसका जवाब पत्थर से मत दीजिएगा, प्यार से दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बापू किस लेवल के अहिंसा के बारे में बात कर रहे थे। आपने स्टेटमेंट्स भी सुना होगा कि नॉन वायलेंस इज़ नॉट फॉर प्यूनी ह्यूमंस, इट इज़ फॉर करेजियस पीपल, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि रिवेंज के बदले आप अपने दुश्मन को मोहब्बत दे रहे हैं। तो बापू वो असली टर्म्स में इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्हें पता था कि एन आई फॉर एन आई विल मेक एन एंटायर वर्ल्ड ब्लाइंड, स्पिलिंग ब्लड विल नॉट हेल्प एनी वन टू गेट एनीथिंग एंड रिवेंज इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। तो ये चंद बापू के ऐसे आइडियल्स थे विच लिटरली पेव्ड वे फॉर मेकिंग हिम अ महात्मा। Gandhi ji speaks of his philosophy and his way of his life in his autobiography, The Story of My Experiments with Truth। कई एग्ज़ाम्स में एसएससी या फिर IBPS या फिर इवन यूपीएससी में भी आपको कई बार पूछा जा सकता है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रूथ जो है वो किसकी किताब है। तो दरअसल वो बापू की ऑटोबायोग्राफी है, जिनमें वो अपने इन अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। Bapu used satyagraha as a mean to improve the condition of people and bring about social justice in areas such as universal education, women right, communal harmony, eradication of poverty, promotion of khadi and so on। तो देखिए सत्याग्रह का जो एक कॉन्सेप्ट था डिवोशन टू ट्रूथ या फिर डिवोशन ऑफ ट्रूथ, बापू ने जो है वो इसे कितने तरीक़ों से कनेक्ट किया हुआ है। कहीं ना कहीं वो वुमेन राइट्स के लिए सत्याग्रह का इस्तेमाल कर रहे हैं, कम्युनल हार्मोनी बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, यूनिवर्सल एजुकेशन देने के लिए यूज़ कर रहे हैं, प्रमोशन ऑफ खादी यानी कि इंडिजीनियस ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, तो वहाँ पर बापू इसमें भी जो है सत्याग्रह की इस्तेमाल कर रहे हैं। एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, वो गरीबी को मिटाने की भी कोशिश कर रहे हैं अपने इस सिद्धांतों से। तो देखिए कितना इन्फ्लुएंशियल हो सकता है ये सत्याग्रह और अहिंसा। गांधी जी एन्यूमरेटेड 7 सोशल सिंस विच आर, ये बहुत ही फेमस है, आपने ये कोट्स पढ़े होंगे कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कंसाइंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी एंड वर्कशिप विदाउट सेक्रीफाइस इज़ अ सोशल सिन। बापू कहते हैं कि ये सिन है, ये गुनाह, ये महज गुनाह नहीं, ये पाप है। In 1915, Gandhi ji returned to India permanently and joined the Indian National Congress with Gopal Krishna Gokhale as his mentor। हमने देखा कि किस तरीके से पिछले स्लाइड्स में कि गोपाल कृष्ण गोखले के रिक्वेस्ट और एडवाइस पर जो है गांधी लौट कर आते हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और 1915 में जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना मेंटर बनाते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो जुड़ जाते हैं। महात्मा गांधी विल गो डाउन इन हिस्ट्री ऑन पार विद बुद्धा एंड जीसस, एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जो अर्ल माउंटबैटन ने कहा था। माउंटबैटन जो थे वो हिंदुस्तान के आखिरी वायसरॉय थे। आपने पॉलिटी पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि माउंटबैटन प्लान दिया गया था 1947 में, जिसके तहत जो है हिंदुस्तान को डिवाइड किया गया था। तो माउंटबैटन बापू की शान में या फिर बापू को इज्जत देते हुए वो ये कहते हैं कि ऑन पार विद बुद्धा एंड जीसस क्राइस्ट महात्मा गांधी विल गो डाउन इन हिस्ट्री। तो ये था चरिश्मा बापू का, कि जिसकी वजह से गांधी जो है एक बहुत ही इंडोमिनेटेबल स्पिरिट दिखाते हैं, एक ऐसी शख्सियत बन जाते हैं, टवरिंग पर्सनैलिटी बनते हैं कि आज भी हिंदुस्तान को बापू के नाम से जानते हैं। तो हम आगे के लेसन्स में देखेंगे कि किस तरीके से बापू जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना मेंटर तो बनाते हैं, लेकिन इमीडिएटली वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जंप नहीं करते। वो 2 साल का ब्रेक लेते हैं, वो पूरे इंडिया को जो है टूर करते हैं, वो छोटे छोटे शहर में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, वो उनकी तकलीफ़ें समझने की कोशिश करते हैं। और जो है 1917 में चंपारण मूवमेंट, हम अगले लेसन में इसके बारे में बात करेंगे, चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से जो है वो अपनी एक नई छाप बनाते हैं, जिसके तहत 1920 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाते हैं तो बापू एक महज पॉलिटिशियन नहीं, वो एक स्टेट्समैन बन जाते हैं। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी हियर कम्स बापू के बारे में, बापू के बैकग्राउंड के बारे में, उनके चंद सिद्धांतों के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।